नमस्कार, मैं सैन और आप देख रहे हैं मरुद्रा टुडे की खास सीरीज एग्जाम फेस्टिवल। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अजमेर ग्रामीण मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कालीन नंदिनी शर्मा। आपका स्वागत है कालीन नंदिनी जी। धन्यवाद सैन जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एग्जाम से पहले देश भर के विद्यार्थियों से बात करते हैं। हमने भी उसी कड़ी में ये एग्जाम फेस्टिवल की सीरीज चलाई है। मैम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल एग्जाम से पहले प्रोग्राम करते हैं विद्यार्थियों के लिए। आप बताना चाहेंगे इससे? बिल्कुल। मैं सर्वप्रथम तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को नमन करना चाहूँगी। देश में पहला ऐसा प्रधानमंत्री हुआ है जो सीधे आम जन की समस्याओं, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो गृहिणी हो, चाहे वो आम आदमी हो, उससे सीधी बात करता है। उनकी आप जो भी प्रोजेक्ट्स लेंगे, जैसे जो वो सीधी बात करते हैं, उनमें जो इश्यूज उठाते हैं वो आम आदमी के जीवन से संबंधित होते हैं। पहली बार पूरे विश्व में एक ऐसा प्रधानमंत्री है, क्योंकि आप देखती हैं सर जी कि हमारा जो देश भारत है वो सर्वाधिक युवाओं का देश है। विश्व में जितने भी अभी अगर जनसंख्याएं देखें विश्व के देशों की, तो भारत देश में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक युवाओं वाला देश है। अब इन युवाओं को सही दृष्टि, सही मार्गदर्शन मिले, उसकी चिंता यदि देश का प्रधान कर रहा है, ये बहुत ही अनुकरणीय और वंदनीय बात है। तो उनका ये जो नवाचार है उसको मैं बहुत अच्छा समझती हूँ। और बच्चों में भी एक तो कॉन्फिडेंस आता है कि ओके, हमारा देश का प्रधानमंत्री हमें कुछ टिप्स दे रहा है, हमसे सीधी बात कर रहा है। और जो क्योंकि इट्स ऑल ऑन सोशल मीडिया, डायरेक्ट उसका प्रसारण होता है, बच्चे भी माननीय प्रधानमंत्री जी से संवाद स्थापित करते हैं, तो उनमें एक आत्मविश्वास पैदा होता है कि हाँ, मैं भी अपने देश के प्रधानमंत्री से बात कर सकता हूँ। मेरी समस्याएं जो आम हैं, मेरी एंजाइटी के बारे में मेरा देश का प्रधानमंत्री कितना चिंतित है। तो ये बहुत नवाचार और अच्छा विचार उन्होंने देश को दिया है। मैम, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपने शिक्षा कहाँ से ली और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होने के से पहले आप कौन कौन से पद पे थी? Well, I might say for myself that I am much jack of all trades. Actually, मैंने कई प्रोफेशंस, ग्रेजुएशन मेरा सोफिया कॉलेज अजमेर से हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा चित्तौड़ सरकारी महाविद्यालय से हुआ, और इससे पहले जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन टाइम्स ऑफ इंडिया का टाइम्स रिसर्च फाउंडेशन एक संस्था है जो पत्रकारों को प्रशिक्षित करता है। तो मैंने हिंदी पत्रकारिता में प्रशिक्षण प्राप्त किया 88 में, और उसके बाद जस्ट आफ्टर माय ट्रेनिंग, डिप्लोमा ट्रेनिंग, आई वाज लाइक वन ऑफ द फर्स्ट विमेन रिपोर्टर्स ऑफ राजस्थान पत्रिका जयपुर। तो 1.5 साल मैंने जो है वहाँ पत्रकारिता करी, अगर संवाददाता थी मैं, और स्वास्थ्य कारणों से मुझे सक्रिय पत्रकारिता छोड़नी पड़ी। उसके बाद मेरी माताजी प्रधानाचार्य थी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय चित्तौड़गढ़, तो स्वास्थ्य कारणों से मुझे वहाँ जॉब छोड़नी पड़ी पत्रकारिता की, और मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने चित्तौड़ महाविद्यालय आ गई। वहाँ पे मैंने इंग्लिश लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। वहीं पे ड्यूरिंग माय एजुकेशन इन मास्टर्स, वहाँ पर मैंने छात्र राजनीति में प्रवेश किया। मैं वहाँ उपाध्यक्ष थी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की, और जो माननीय शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी हैं, उसमें बजरंग दल के प्रदेशाध्यक्ष थे, और उन्होंने मुझे दुर्गा वाहिनी चित्तौड़गढ़ का अध्यक्ष बनाया था। तो आप ये देखिए कि मैंने बहुत सारी चीज़ें चख ली, जिसे कहते हैं व्यवसाय के रूप में। पहले पत्रकारिता, फिर छात्र राजनीति, फिर चौकी बीएड किया, और मुझे सरकारी नौकरी में आया था। तो मैंने किसी भी तरीके का पॉलिटिकल अलाइनमेंट छोड़ते हुए सरकार के
नीतियों रीतियों को इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी भी राजनीतिक जिसे कहते हैं रुझान को छोड़ते हुए जो सरकार है उसकी कल्याणकारी योजनाओं के सरकार कैसे गवर्न करती है कि हम ही अधिकारियों और कर्मचारियों के ज़रिए वो गवर्न करती है। तो सरकारी अधिकारी और कर्मचारी और शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हूँ पिछले 28 साल से। आपके कार्य क्षेत्र में कितने स्कूल आते हैं और आपका कार्य क्षेत्र कहाँ कहाँ तक फैला हुआ? देखिए, जो भी अजमेर रूरल, अजमेर ग्रामीण जो पंचायत समिति है उसमें जुरिस्डिक्शन में जितनी भी पंचायतें हैं वो अजमेर ग्रामीण में आती हैं। उनमें से 7 पंचायतें ऐसी हैं जो अजमेर उत्तर में आती हैं, जो हमारे अजमेर ग्रामीण ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के अधीन हैं। तो मोटी मोटी जो मैं आपको बता रही हूँ कि अजमेर जो पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण है उसके जो भी गांव हैं उसके हाई सेकेंडरी स्कूल्स, अपर प्राइमरी स्कूल्स एंड प्राइमरी स्कूल्स प्लस जो 7 या 8 पंचायतें अजमेर उत्तर की हैं उनके जो बड़े स्कूल्स हैं सरकारी और जो अपर प्राइमरी एंड प्राइमरी स्कूल, they are all under my jurisdictions. That amounts to be, I think so, there are 140 higher secondary, upper primary and primary schools, and we have 41 POs. तो 70 हाई सेकेंडरी, 70 हाई सेकेंडरी में से 40 PO और कुल मिला के 100 लगभग मोटे तौर पे 140 विद्यालय हमारे जुरिस्डिक्शन में आते हैं। एग्ज़ाम के टाइम में आपके द्वारा क्या क्या खास तैयारियां की जाती हैं? किस प्रकार से स्कूल के हेडमास्टर और प्रिंसिपल से संपर्क में रहते हैं आप? देखिए, पहली बात तो हमारे जो शिक्षा सचिव हैं माननीय नवीन जैन जी, वो गाए बिगाए हैं और हमारे जो भी निदेशक रहे हैं वो गाए बगाया हमको वीसी के माध्यम से और इवन डायरेक्ट जो प्रिंसिपल्स हैं उनसे भी वार्ताएं वीसी के माध्यम से करते हैं। और हमारा जो भी अभी जो शासन, जो शैक्षिक शासन प्रशासन है उसका फोकस आज से नहीं पिछले 15-20 सालों से ऐसा है कि बच्चे का सिर्फ शैक्षिक विकास ना हो के उसका सर्वांगीण विकास हो, उसका व्यक्तित्व का विकास हो, उसके को करिकुलर एस्पेक्ट्स का विकास हो, उसके एप्टीट्यूड को देखा जाए। तो इस प्रकरण में हम वातावरण ऐसा, मैं एक सीवीओ होने के नाते अभी प्रधानाचार्यों को बार बार कहती हूँ कि अपना वातावरण इतना समरस बना के रखिए कि कोई बच्चा अगर किसी भी तरीके की तकलीफ या तनाव में है तो एक प्रिंसिपल और उसका भी एक पर्सनल रैपोर्ट बने कि वो आपकी कोई आपसे इतना निसंकोच आके अपनी कोई व्यक्तिगत, पारिवारिक या उसकी कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो उससे वो आप डिस्कस कर सकते। एग्ज़ाम टाइम में बच्चों और उनके पेरेंट्स में तनाव रहता है, आप भी एक शिक्षक हैं, उस समय आप तनाव को कैसे कम करती हैं? हमारे सरकार की एक नो बैग डे, हर सैटरडे को नो बैग डे एक्टिविटी होती है। उसमें उनके तनाव और उनकी जो कला है, अंदरूनी कोई उनकी कौशल है, उसको वो प्लेटफॉर्म दिया जाता है हर सैटरडे को। तो अगर आपकी कोई हॉबी है, अगर आप जैसे मेरी डांसिंग है या सिंगिंग है या पाप कला है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना ही उदाहरण प्रस्तुत करूं तो अगर मैं कभी तनावग्रस्त होती हूँ तो मैं अच्छा म्यूज़िक सुनती हूँ। तो ये मैं अब हमारे प्रिंसिपल्स और जो नो बैग डे पे इंचार्ज हैं वो सर्वाधिक प्रयास करते हैं कि नो बैग डे में वो हर बच्चा अपने कौशल के अनुसार प्रदर्शन करे, चाहे वो किसी भी तरीके का हो। एक दिन वैज्ञानिकों का होता है, जो जिन बच्चों में साइंस एप्टीट्यूड होता है, कोई कला का होता है, रंगोली और बहुत सारी, मतलब अगर मैं हमारी राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं जो जिससे मात्र योजना की तरह से हम नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे बल्कि एक साल समरस उसकी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट को डेवलप करने के लिए हम इतना अच्छा वातावरण दे रहे हैं बच्चों को
जितने संसाधन हमारे पास हैं उसके अनुसार हम सर्वाधिक कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। क्योंकि देखिए, प्राइवेट स्कूल्स के पास सूटेड वूटेड पेरेंट्स होते हैं। मेरे बच्चों के पास ऐसे कृषक पृष्ठभूमि के और बिलो पॉवर्टी लाइन पेरेंट्स, ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनका मतलब रोज कुआं खोदना और पानी पीना, दे डोंट हैव क्वालिटी टाइम टू डिवोट फॉर दैट चिल्ड्रन। तो मैं कई बार हर मीटिंग में कहती हूँ प्रिंसिपल्स को और टीचर्स को कि भाई आप ही उनके माता हो, आप ही पिता हो, आप ही शिक्षक हो, आपकी भूमिकाएं तो तेरी हैं। तो आप जो भी हमारा जो देश है, अगर आप मैं शिक्षकों कहते हैं बहुत धार्मिक हैं, तो हमारे ग्रंथों में, चाहे वो किसी भी धर्म ग्रंथों में कहा शिक्षा का दान सबसे बड़ा दान। तो आप ये अगर थोड़ा सा भी आप अपना पूरा हृदय से उनको संस्कारित करेंगे, पढ़ाएंगे, तो वो सबसे बड़ा पुण्य का काम है। उसे ईमानदारी से करें। हाँ, और बच्चे का मानसिक और साइकोलॉजिक विकास करने के लिए बिल्कुल टेंशन फ्री अधिगम क्या वातावरण बनाए, जिससे वो उसका हर तरीके का विकास संभव। अभी कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा प्रकरण हुआ था। सोफिया स्कूल द्वारा छात्रों के शरीर को लेकर फॉर्म भरवाया गया था, जिस पर हंगामा खड़ा हो गया था। क्या है पूरा प्रकरण और आपने क्या कार्रवाई करी थी इस वक्त? देखिए, प्रकरण एज सच तो कोई बहुत ऐसा नहीं है। मैं नहीं कहूँगी, एक आपत्तिजनक शब्द मैं यूज नहीं करना चाहूँगी। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉनोटेशन वाला शब्द है। यस, whatever happened, it was unintentional. They did not have any intention to, hurt anybody's sentiments. It was according to the guidelines of NCERT. Because I was the inquiry officer, results मैं नहीं डिस्कस करना चाहूँगी सोशल मीडिया पे, आपकी मीडिया पर मैं जो अंडर ऑब्जर्वेशंस, अंडर जो जिस तरह से हमने स्क्रूटनी करी, वो ये थी कि उन्होंने हमको जो दस्तावेज प्रस्तुत किए वो ये थे कि हमने कुछ नया इजाद नहीं किया है। ये गाइडलाइन हमको परफॉर्मर उन्होंने सबमिट कराया कि ये गाइडलाइन ये थी। देखिए, NCERT का फॉर्म था, उसमें ये मांगा गया था। लेकिन जब ये प्रकरण मीडिया में आया, कुछ प्रबुद्ध लोगों ने, नागरिकों ने इसके ऊपर आपत्ति दर्ज करी, तो हमने विथड्रॉ कर लिया वो फॉर्म, हमने ऑब्स्ट्रल कर दिया। जिस पेरेंट्स को आपत्ति है वो ना भरे, तो उसको काला कर दे मेजरमेंट्स को, और जिसको नहीं है वो अगर भरना चाहे तो भर दे। हमने पेरेंट्स के भी बयान दर्ज किए, हमने टीचर्स के भी किए, बच्चों से भी किए, और प्रशासन के भी किए। तो ये मेरा वर्जन है कि whatever happened was unfortunate, it was unintentional. ओके मैम, PM मोदी का अभी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम हुआ था जी। आपके कार्य क्षेत्र में कितने बच्चों ने देखा, कैसे आपने मैनेज किया? बहुत अच्छा सुंदर सवाल किया आपने सर जी। दरअसल आपको ये जान के प्रसन्नता होगी, क्योंकि इससे पहले कुछ प्रधानाचार्य प्राइवेट स्कूल्स के आके बड़े क्वेश्चन मार्क्स लगाते गए सरकारी स्कूलों पर। आप क्योंकि मीडिया हाउस के चला रही हैं यहाँ पे, आपको जान के प्रसन्नता होगी। लगभग हमारे सभी स्कूल्स जो हैं, बड़े हायर सेकेंडरी और इवन कुछ अपर प्राइमरी भी, हम सभी स्मार्ट क्लासेस हैं हमारे सभी स्कूलों के पास, और स्मार्ट टीवी भी है। और कोई भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है तो बच्चे उस स्मार्ट टीवी के ज़रिए और क्या कहते हैं उसको, प्रोजेक्टर के ज़रिए उससे डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। और क्योंकि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री का प्रोग्राम था, तो 100% परीक्षा पे चर्चा सभी विद्यालयों में कराई गई, रजिस्ट्रेशंस हुए और उनके वीडियोस हमारे पास आए और हमने अपने अधिकारियों को प्रेषित किया। बिकॉज वी हैव टू गेट इट डॉक्यूमेंटेड एंड गिव इट टू आवर डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। सो रेस्ट अश्योर्ड, सभी ने देखा और सबने देखना ही नहीं, उसको समझा और लाभ प्राप्त किया। अक्सर देखा गया है कि सरकारी स्कूलों को, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी अधिकांश पिछड़े और गरीब परिवार से आते हैं। डिजिटल के इस युग में ऐसे गरीब विद्यार्थियों के पास डिजिटल गैजेट्स उपलब्ध नहीं हो पाते हैं।
आधुनिक शिक्षा में डिजिटल गैजेट्स का कितना योगदान हो सकता है, इस समस्या का क्या हल निकाला जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल वो है ना, आज तो स्मार्ट मोबाइल सब के पास है। बल्कि मैं बड़लिया में अभी तो 2 साल ही हुए हैं मुझे CBO बने हुए। मैं बड़लिया में प्रिंसिपल थी लगभग 6.5 पौने 7 साल। मतलब मेरे 4 बच्चे देवर यूट्यूबर्स और हर महीने देवर अर्निंग 25,000। एक बार क्या हुआ, एक बड़ी मज़ेदार किस्सा सुनाती हूँ। एक बच्चा ऑब्वियसली यूट्यूब से और इससे मोबाइल से डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, तो हमारे शिक्षा निदेशक ने बिल्कुल स्ट्रिक्टली आदेश जारी कर रखे हैं कि भाई कोई बच्चा इवन काफ़ी हद तक तो कि टीचर्स भी मोबाइल ना लेके जाएं क्लास में। तो सीनियर बच्चों के 2-4 बच्चों के मोबाइल पकड़े गए। मैंने लेके, क्लास टीचर आया कि मैडम ये बच्चे मोबाइल के साथ पकड़े गए। मैंने लेके उसको लॉक इन की। मैंने कहा पेरेंट्स को बुलाओ। अब वो तो डर गया बच्चे। फिर उसका एक भाई आया, कोई चाचा आया। मैंने कहा क्यों? कि मैडम प्लीज़, मतलब शाम तक 4 बजे तक तो उसके पेरेंट्स आ गए। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? नहीं मैडम प्लीज़ मोबाइल तो आ गए। मैंने कहा नहीं, सत्र जब ख़त्म होगा ना इसकी, जब बोर्ड एग्ज़ाम्स हो जाएंगे तब दूँगी। कि नहीं मैडम, मतलब वो लगभग उसके चाचा जी रोने लग गए। मैंने कहा बात क्या है, ऐसा क्या है उस मोबाइल में कि आप इतने डेस्परेट हो? मैडम हमारे मतलब कमाई का साधन ही यही है। मैंने कहा कैसे? कि आपके बच्चे का YouTube चैनल चल रहा है। तो मैंने कहा कि अच्छा, लेकिन उसको ये तो कहो कि भाई स्कूल में ना लाया करे। उसकी अंडरटेकिंग ली हमने और उसको दिया। तो देखिए, जो आप कह रही है कि सुलभता नहीं है गांव में सुलभता तो है, लेकिन जो प्रॉब्लम्स जब अपन जैसे ऑनलाइन कुछ करना है, सर्वर डाउन है, तो वो तो शहरों में भी, चाहे वो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, अगर सर्वर डाउन है तो शहर का भी सर्वर डाउन है तो गांव का भी है। तो अब ये बहुत ज़्यादा फ़र्क शहर और गांव में रहा नहीं है। इस एग्ज़ाम टाइम में मरुधरा टुडे के माध्यम से स्कूल के प्रिंसिपल, शिक्षक, विद्यार्थियों को आप कुछ कहना चाहेंगे मैम? बिल्कुल, मैं सभी से, स्पेशली पेरेंट्स से ये आग्रह करना, निवेदन करना चाहूँगी कि मेरे ख्याल से आप लोगों ने 12th फेल देखी होगी। उसी के अनुसार किसी स्थान पर पहुंचना कोई महत्वपूर्ण नहीं है। हर व्यक्ति की एक जर्नी होती है, ये यात्रा वो बच्चा ईमानदारी से करे जिसे कहते हैं करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। उसके आपके बच्चे में प्रयासों की ईमानदारी हो, उसको ऐसा एज अ पेरेंट, एज अ टीचर ऐसा वातावरण दें कि उसका स्ट्रेस लेके वो ये नहीं कि मुझे परफॉर्म ही करना है। परफॉर्म करना है, लेकिन उसके लिए अपने को टेंशन नहीं लेना है। घर में भी ऐसा वातावरण बनाए कि वो बच्चा, क्योंकि क्या होता है कि हम अपने पेरेंट्स अपनी महत्वाकांक्षाएं जब वो अचीव नहीं कर पाते हैं तो अपने बच्चों पर दबाव डालते हैं। वो बिल्कुल ना करें, क्योंकि अभी हाल ही में कोटा की एक लड़की ने आत्महत्या करी। तो दिस वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट। तो ऐसे ब्रिंक पे अभिभावक ना लेके आए। हमको तो हमारे टीचर्स को तो मालूम है कि हमको ऐसा नहीं करना है, लेकिन दबाव कहाँ से आ रहा है? सोसाइटी से आ रहा है, पेरेंट्स से आ रहा है कि तुझे ये अचीव करना ही है। तो ये अचीव कर लीजिए, उसकी यात्रा में सहयोग कीजिए, पर उसके ऊपर ऐसा दबाव मत डालिए कि वो एक साइकियाट्रिक पेशेंट हो जाए या वो उस ब्रिंक पे आ जाए कि उसे आत्महत्या करनी पड़े। नॉन परफॉर्मर बना दीजिए। वो कल आज परफॉर्म नहीं कर पाएगा, रिपीट करेगा, कल वो जो ध्येय उसने मन में सोच रखा है वो कल, आज नहीं कल परसों करेगा। लेकिन आप उस फ्लाइट को समझिए कि उस बच्ची के ऊपर कितना प्रेशर था पेरेंट्स का कि उसने अपनी ज़िंदगी समाप्त कर ली। अब पेरेंट्स के पास कुछ बचा ही नहीं। ऐसा प्रेशर किस काम का? जीवन ही ले लें।
तो आपने देखा अजमेर ग्रामीण की ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कालिंदी शर्मा जी ने अपने विचार हमसे साझा किए और विद्यार्थियों और उनके पेरेंट्स का भी मार्गदर्शन किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में पधारे। फिर जल्द मिलेंगे किसी नए शिक्षाविद के साथ मरुधरा टुडे की स्पेशल सीरीज एग्जाम फेस्टिवल में। जब तक के लिए देखते रहिए मरुधरा टुडे। चलो तनाव पर काबू पाते हैं, जीवन को उत्सव के रूप में मनाते हैं, परीक्षा पे चर्चा में आते हैं। अपनी क्षमता, अपनी प्रायोरिटी, अपनी आवश्यकता, अपने इरादे, थोड़ा हर अपेक्षाओं को उसके साथ जोड़िए। परीक्षा पे चर्चा। देश दुनिया और शहर की खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए मरुधरा टुडे। मरुधरा टुडे के चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लाइक, कमेंट और शेयर करें।